लेक्चर 2 में बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर। ब्रिटिश ने या अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया, किस तरीके से उन्होंने अपने फुटहोल्ड्स जमाए भारत में, और बंगाल में किस तरीके से उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया। लेक्चर 2 में इस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल पर किस प्रकार से ब्रिटिश ने या अंग्रेज़ों ने जो है अपने पैर जमाए। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि जो हमारा भारत था, जो हमारा पूरा भारत का एरिया था, एक रफ मैप मैं बना दे रहा हूँ ये। तो एक्चुअली जो पूरी पावर, जो पूरे भारत की जो पावर्स थी, तो सेंट्रल पावर्स दिल्ली माना जाता था, और सेंट्रल पावर दिल्ली में जो बंगाल का एरिया था, ये बंगाल का एरिया सबऑर्डिनेट माना जाता था दिल्ली के। और जो बंगाल के नवाब होते थे, यानी बंगाल के जो गवर्नर होते थे, वो सालाना जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके और उसका कुछ हिस्सा मुगलों को देते थे। बंगाल जो था वो सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस था भारत की, और ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट होता था, ट्रेड जो होती थी, ट्रेड एक्सपोर्ट होता था, वो बंगाल से होता था। ऐसा राइटर्स ये बोलते हैं कि जो एशिया से होने वाला अंग्रेज़ों का 60% जो व्यापार था टू यूरोप, वो उसमें 100 में से जो 60% जो व्यापार था वो बंगाल से होता था। बंगाल के थ्रू जो है माल यूरोप में जाता था। नेक्स्ट, कौन कौन से जनरली कौन कौन से वो सामान थे जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे यूरोप को, तो उसमें है हमारा सॉल्ट पीटर, कॉटन, इंडिगो, नील, राइस, पेपर, काली मिर्च, चीनी, शुगर, कपड़ा, टेक्सटाइल्स और बाकी हैंडीक्राफ्ट्स। ये सारी चीज़ें सप्लाई होती थी, एक्सपोर्ट होता था बंगाल से। 1630 ईस्वी तक ब्रिटिश का जो बंगाल से कांटेक्ट था वो रेगुलर था, बंगाल से रेगुलर कांटेक्ट था ब्रिटिश का 1630 तक। परंतु उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी, और अंग्रेज़ों ने बालासोर, कासिम बाजार, ढक्का, जिसको अब ढाका भी कहते हैं, हुगली और पटना, इन जगहों पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फाइनली वो समय आया जब 1619 में फाइनली कलकत्ता में अंग्रेज इस्टेब्लिश्ड हो गए, और कलकत्ता को उन्होंने एज ए अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3000 सालाना पर 3000 रुपये सालाना मुगल्स को देकर वहाँ पर बंगाल में, पूरे बंगाल में फ्री ट्रेड हासिल कर लिया, टैक्स फ्री ट्रेड उन्होंने हासिल कर लिया। 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने, जो मुर्शिद कुली खान था, मुर्शिद कुली खान, इसको बंगाल का दीवान बनाया गया, दीवान ऑफ बंगाल 1700 में। और ये 1727 तक यहाँ का बंगाल का दीवान बना रहा। उसके बाद जो इसके सक्सेसर थे बंगाल पर, जो जिन्होंने एज ए गवर्नर काम किया, उनमें इसके बाद इसका सन इन लॉ यानी दामाद, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। तो मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन जो था वो बंगाल का गवर्नर बना, और 1739 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा। उसके बाद 1739 से लेकर और 1740 ईस्वी का जो समय था, इस समय में मुर्शिद कुली खान का बेटा, जिसका नाम था सरफराज खान, बंगाल का गवर्नर बना। परंतु सरफराज खान एक अनकैपेबल सन था, इनकैपेबल था, और इसके बस की सत्ता चलाना नहीं था, इनकैपेबल था। इसके बाद सरफराज खान जो था वो
लड़का था मुर्शिद कुली खान का, जबकि सुजाउद्दीन जो था वो दामाद था मुर्शिद कुली खान का। फाइनली अलीवर्दी खान ने इसको सरफराज खान को मार डाला और 1756 तक यह बंगाल का नवाब रहा। अलीवर्दी खान बंगाल का पहला नवाब था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल शासकों को टैक्स देना बंद कर दिया, कोई ट्रिब्यूट देना बंद कर दिया। इट मीन्स ये उसका पहली बगावत थी और ये अपने आप को अलीवर्दी खान मुगल सल्तनत से अलग मानता था। परंतु कमाल की बात ये थी कि जिन रूलर्स की हमने बात की, मुर्शिद कुली खां से लेकर और अलीवर्दी खां तक, इनके कार्यकाल में बंगाल ने जो थी बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। बंगाल की प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि ये लोग एबल रूलर थे, जिनमें अलीवर्दी खां सबसे अच्छा रूलर था और इसके काल में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। बंगाल की ट्रेड बेनिफिट था और बहुत सारी कमाई ट्रेड से हो रही थी। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी और इन बंगाल के गवर्नर्स के बीच कुछ ना कुछ टसल चलती रहती थी। और फाइनली ऐसा कौन सा कारण था जिसने अंग्रेज़ों को बंगाल में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जमा करने के लिए मजबूर किया? तो जो रूलर्स थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ट्रेड को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट चलता रहता था और धीरे धीरे जो पावर थी वो बंगाल के गवर्नरों से होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंच गई और ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर अपनी फोर्स को स्ट्रेंथन करके और बंगाल पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। अलीवर्दी खान एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहा और अलीवर्दी खान से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अच्छा खासा टसल रहा। अलीवर्दी खान जो कि सरफराज खान, जो कि मुर्शिद कुली खां का बेटा था, उसको मारकर गद्दी पर बैठा। उससे पहले 1741 तक यह डिप्यूटी गवर्नर था बिहार का। इसके बाद इसने सरफराज खान को एक युद्ध में मार दिया और बंगाल का गवर्नर बन गया। और इसको मारने के बाद, सरफराज खान को मारने के बाद, इसने उस टाइम के मुगल शासक जिसका नाम था मोहम्मद शाह, उसको खूब सारा पैसा भेजा और अपनी मौजूदगी दर्ज की। अलीवर्दी खान ने मराठाओं के खिलाफ युद्ध किया और मराठाओं ने भी, चूंकि मराठाओं ने बंगाल में पहली बार इन्वेजन किया, पहली बार जो है घुसपैठ की मराठाओं ने, तो अलीवर्दी खान को मराठाओं से पंगा लेना पड़ा। उस दौरान, जिस दौरान अलीवर्दी खान मराठाओं से पंगा लेने में व्यस्त था, उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी, या ऐसा कह के चलें कि ब्रिटिश ने एक बहुत ही कमाल का काम कर लिया। उन्होंने अपने किले, जिसका नाम था फोर्ट विलियम के चारों तरफ खाई खोद दी या एक ट्रेंच खोद दी फॉर सेफ्टी रीजंस। और ये कहीं ना कहीं उनके एक्सपेंशन में पहला कदम था और वो चाहते थे कि फोर्ट विलियम को एज ए सेंटर ऑफ पावर वो इस्टेब्लिश करें। अलीवर्दी खां के बाद उसका ग्रैंडसन इन द सेंस कि उसकी बहन का लड़का, उसकी सबसे बड़ी बेटी का लड़का, ग्रैंडसन, जिसका नाम था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि अलीवर्दी खां के समय से ही चली आ रही थी। इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसके राइवल्स। तो इंपॉर्टेंट राइवल्स में सबसे पहला राइवल था कजिन। सिराजुद्दौला का जो कजिन था, जिसका नाम था शौकत जंग, यह सत्ता को हथियाना चाहता था। और जब सिराजुद्दौला शासक बना, नवाब बना बंगाल का, उस टाइम शौकत जंग पूर्णिया का नवाब था। बिहार में एक जगह है पूर्णिया, वहां का नवाब था। दूसरा जो राइवल माना जाता था, यह माना जाता है उस टाइम पर, तो उस टाइम पर दूसरा राइवल इसकी आंट, जिसका नाम था घसीटी बेगम। ये एक चाइल्डलेस विडो थी और ये भी इसके खिलाफ थी, इसकी राइवल थी सिराजुद्दौला की, और जिसके कारण इसको कई सारी परेशानी झेलनी पड़ी। नेक्स्ट एक रेबेलियस कमांडर इन चीफ या एक विद्रोह करने वाला सेना नायक था, जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर भी खिलाफ था सिराजुद्दौला के और चाहता था कि इसको गद्दी से उतार दिया जाए। इन तीनों के अलावा
जो सिराजुद्दौला का कोर्ट था उसमें कुछ इम्पोर्टेंट हिंदू ग्रुप थे। एक हिंदू ग्रुप था जिसमें कुछ ऐसे लोग थे जो कि नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला राजगद्दी पर बैठा रहे या इस पर बना रहे। इनमें से कुछ लोग हैं जैसे कि जगत सेठ। जगत सेठ उस टाइम पर बंगाल का एक बहुत बड़ा बैंकर था और अच्छा खासा अमीर इसको माना जाता था। इसके अलावा राय दुर्लभ, ओमी चंद और राय वल्लभ, ये लोग भी सिराजुद्दौला के राइवल्स थे या दुश्मन थे। ये सब जो है उसको अपोज करते थे और नहीं चाहते थे कि वो राजगद्दी पर बैठा रहे। फाइनली इन सबसे छुटकारा पाया सिराजुद्दौला ने। शौकत जंग को उसने एक जंग में मार दिया, एक युद्ध में मार दिया, और मीर जाफ़र को कमांडर इन चीफ के पद से हटाकर उसकी जगह पर एक नया ऑफिसर जिसका नाम था मीर मदान, इसको अपॉइंट कर लिया। और अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के एक एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम था मोहन लाल, उसके हाथों में सौंप दिया। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा था उसी दौरान बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757। क्यों ये बैटल हुआ, इसका प्रीलूड जानते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन या ऐसी इवेंट्स हुए जिनकी वजह से यह युद्ध सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। तो सबसे पहला जाना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ट्रेड बेनिफिट्स मिले थे उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होने लगा था, जिससे जिससे फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। नवाब ऑफ बंगाल को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, चूँकि ये अपने ट्रेड बेनिफिट का यूज़ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर होते थे। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ने अपना जो किला था जिसका नाम था फोर्ट विलियम को फोर्टिफाइड कर लिया, चारों तरफ उसके दीवार, और जैसा कि पहले बताया उसके चारों तरफ ट्रेंच खोद ली, जो कि ये कहीं ना कहीं शासक की नज़रों में चुभ रही थी बात। नेक्स्ट, जो राय बल्लभ जो कि राइवल था सिराजुद्दौला का, उसका एक लड़का था कृष्णदास बंगाल का भगोड़ा सिद्ध हो चुका था, और कृष्णदास को शरण दी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अपने शरण दी और इसका साथ दिया, जो कि अल्टीमेटली एक राइवलरी हो गया नवाब के खिलाफ। समय बीतते बीतते ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता चल चुका था कि सिराजुद्दौला क्या करने वाला है। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के खिलाफ जाकर अंग्रेज़ों के जो ट्रेड बेनिफिट्स हैं या जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिले हुए हैं उनमें बहुत हद तक कटौती करने वाला है। और ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि इसके पीछे फ्रेंच जो लोग थे उनका हाथ था, और वो एंटी थे ब्रिटिश लोगों के। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, सिराजुद्दौला ने परेशान होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के गढ़ कलकत्ता पर हमला कर दिया। और यहाँ की एक बहुत फेमस घटना जानी जाती है जिसको बोलते हैं हम ब्लैक होल ट्रेजेडी। कुछ हिस्टोरियंस इस ट्रेजेडी को या इस इवेंट को सच नहीं मानते हैं, बट हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी एक्चुअली थी क्या। ब्लैक होल ट्रेजेडी ऐसी ट्रेजेडी थी जिसमें सिराजुद्दौला को बताया जाता है कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया और जो इंग्लिश थे लगभग 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और वह कमरा इतना छोटा था कि उसमें 146 लोगों का आ पाना अपने आप में एक संदेह की बात है। इसीलिए इस घटना को सच नहीं माना जाता है, जिसमें से 123 लोग जो थे वो दम घुटने के कारण मर गए थे। ये घटना हुई थी सिराजुद्दौला के टाइम पर। इस घटना के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने रिवर्ट किया और अपना एक सेना नायक, अपना एक कमांडर जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में उस टाइम था, अपनी सेना लेकर कलकत्ता पहुंचा और शासक के इस काम के विरोध में उसने एक तरीके से उसको चैलेंज किया। रॉबर्ट क्लाइव के साथ
दुर्भाग्य की बात ये थी सिराजुद्दौला के लिए कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसके साथ उसी के कोर्ट के वो लोग जो कि उसके खिलाफ थे, जिनमें राय दुर्लभ, राय वल्लभ, ओमीचंद, जगत सेठ और मीर जाफर, जो कि उसका सेना नायक था जिसको उसने निकाल दिया था, ये सब रॉबर्ट क्लाइव से जा मिले। तो युद्ध होने से पहले ये डिसाइड हो गया था कि ये युद्ध जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तरफ जा रहा है। फाइनली 23 जून 1757 को युद्ध हुआ और एक निर्णायक युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला को बहुत आसानी से हरा दिया गया। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना को कुछ चंद लोगों ने, कुछ चंद अंग्रेजों ने, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, हरा दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने कठपुतली की तरह दूसरे शासक को, नवाब का, जो हमारा सिराजुद्दौला का, जिसने सिराजुद्दौला ने जिस अपने वजीर को या सेना नायक को निकाल दिया था, मीर जाफर, उसको एज ए कठपुतली गद्दी पर बैठाया और मीर जाफर जो था वो नेक्स्ट नवाब बना। मीर जाफर ने वादे के तहत नवाब बनते ही बहुत सारा पैसा अंग्रेजों को दिया और 24 परगना एरिया बंगाल का वो अंग्रेजों के हवाले कर दिया। फ्रेंच जो लोग थे, जो बंगाल में फ्रेंच थे, उनको वहाँ से बाहर निकाल फेंका गया और अंग्रेजों ने अपना एक रेजिडेंट मीर जाफर के दरबार में छोड़ा। मीर जाफर को ये बोला गया कि हमारा एक रेजिडेंट आपके दरबार में हमेशा रहेगा। और अंग्रेजों की एक चाल थी जिससे ये पता रहता था कि कोर्ट में किस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं और रेजिडेंट उनको सारी इन्फॉर्मेशन देता था। इसी तरीके की चीज़ें चलती रहीं और मीर जाफर कहीं ना कहीं फाइनली इरिटेट हो गया और वो नहीं चाहता था कि ये लोग अंग्रेज मेरे ऊपर रहें या मैं अंग्रेजों के तहत काम करूं। इसको देखते हुए चिनसुरा में, बंगाल की एक जगह थी जिसका नाम था चिनसुरा, चिनसुरा में मीर जाफर ने डचों से ट्रीटी कर ली और युद्ध हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको कहा जाता है बेदारा का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1759 में। बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को भी और मीर जाफर को भी बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। स्पेशली डचों को माना जाता है और क्वेश्चन ये भी आता है कि डचों को फाइनली अंग्रेजों ने कौन से युद्ध में हराया, तो बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा 1759। जो ये बेदारा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो हमारा मीर जाफर है उसका लड़का था जिसका नाम था मीरान, जिसका नाम था मीरान, ये जो था मारा गया था, मीरान मारा गया। और मीर जाफर का ही दामाद था एक जिसका नाम था मीर कासिम। ये मीर जाफर का दामाद था और ये मीर जाफर का लड़का था मीरान मारा गया। और जो इसका दामाद था मीर कासिम, ये नेक्स्ट रूलर बनने के लिए उत्साहित हो उठा और मीर जाफर को पकड़कर 1500 की पेंशन पर, 1500 सालाना पेंशन पर उसको साइड कर दिया गया। और मीर कासिम जो कि आगे बनने वाला बंगाल का नवाब था, अंग्रेजों ने इसके साथ एक ट्रीटी कर ली, इसके साथ एक संधि कर ली, जिस संधि को ट्रीटी ऑफ 1760, ट्रीटी ऑफ 1760 जाना जाता है। इसको हम लिखते हैं ट्रीटी ऑफ 1760। मीर कासिम जिसको नवाब बनाते अंग्रेज, तो अंग्रेज चाहते थे कि वो नवाब बने, उसको 3-4 शर्तें पूरी करनी होंगी। उस टाइम पर जो अंग्रेजी सरकार या अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो गवर्नर था, उसका नाम था वेंसीटार्ट, जो कि मीर कासिम से संधि कर, जिसने मीर कासिम से संधि की। संधि के प्रमुख प्रोविजंस क्या थे? 3 डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम था बर्दवान, मिदनापुर और चिट्टागोंग, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अंग्रेजों को देने की सौंपी गई, अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया गया। दूसरा, जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, जो भी अंग्रेजों के बकाया पैसे थे, वो अंग्रेजों को वापस दिए गए, मीर कासिम ने अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख और दिए एज ए वार लॉस, या युद्ध में जो उसका नुकसान हुआ उसके एवज में। मीर कासिम मुर्शिद कुली खान के बाद जो था सबसे अच्छा नवाब था, एबलेस्ट नवाब था। मीर कासिम ने, जैसे ही मीर कासिम गद्दी पर बैठा, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार की एक जगह है जिसका नाम है मुंगेर शिफ्ट कर दी।
और इसको राजधानी शिफ्ट करने के पीछे यही कारण था कि वो चाहता था कि अंग्रेज से जितनी दूरी बन सके वह उतनी दूरी बनाए। परंतु मीर कासिम भी ज़्यादा दिनों तक नवाब न रह सका और फाइनली एक युद्ध हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764। इसका प्रील्यूड या किस तरीके से ये बैटल हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, तो इसके पीछे की कहानी ये है कि एक आदमी था जिसका नाम था राम नारायण। इस टाइम राम नारायण जो था बिहार का डिप्यूटी गवर्नर था, जहाँ पर कभी अलीवर्दी खान डिप्यूटी गवर्नर था, तो बिहार का ये डिप्यूटी गवर्नर था जिसका नाम था राम नारायण। राम नारायण ने नवाब को पैसा भिजवाना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मीर कासिम जो था वो विद्रोह करने इस विद्रोह को दबाने के लिए और उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए राम नारायण के खिलाफ जा पहुंचा। राम नारायण जो था उसको किसका साथ मिला हुआ था, उसको अंग्रेज़ों का साथ मिला हुआ था। उसने ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसको भड़काया था टैक्स न देने के लिए, और राम नारायण ने टैक्स देना बंद कर दिया। इस टसल को देखते हुए नवाब जो था इसके खिलाफ जो है उसने एक्शन लिया, और यहाँ से नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। यह कन्फ्लिक्ट फाइनली जो था बैटल में तब्दील हो गया। इसके अलावा जो दूसरा कारण माना जाता है वो है दस्तक का मिसयूज़। दस्तक एक्चुअली पासिस होते थे जो कि ट्रेड करने के लिए, जिनके पास दस्तक होती थी इट मीन्स वो फ्री ट्रेड कर सकते थे। तो अंग्रेज़ों को जो दस्तक प्राप्त हुई थी, अंग्रेज़ों ने वो भारतीय व्यापारियों को बेचनी शुरू कर दी औने पौने दामों में, और जिसकी वजह से वो इसका मिसयूज़ की वजह से फाइनेंशियल लॉस होने लगा बहुत ज़्यादा। ये जो नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की टसल थी, ये फाइनली जो है लड़ाई में बदल गई, और धीरे धीरे अंग्रेज़ जो है जीतते हुए फाइनली बक्सर पहुँचे। अंग्रेज़ों ने पहले काटवा, फिर मुर्शिदाबाद, उसके बाद गिरिया एटसेट्रा जीतते हुए आगे बढ़े। कासिम इस डर से अवध जा पहुंचा। अवध, कासिम जो था अवध भाग खड़ा हुआ, और अवध का जो उस टाइम पर शासक था उसका नाम था शुजाउद्दौला। इसका नाम था शुजाउद्दौला। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला के पास पहुंचा, और यहाँ पर मीर कासिम, शुजाउद्दौला और इनके साथ खुद मुग़ल सल्तनत का शासक शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड और मीर कासिम, और इसके साथ अवध का नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दौला, ये तीनों आपस में इन्होंने को अपना कोएलिशन बना लिया। और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना थी, और फाइनली जो था युद्ध हुआ। इस युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर, और इसकी डेट है 22 अक्टूबर 1764। बक्सर में ये युद्ध हुआ, और इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि सभी को, जो मुग़ल शासक था शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की जो संयुक्त सेनाएं थीं, इनको हरा दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया। और उसके बाद दोबारा से मीर कासिम को हटाकर दोबारा से मीर जाफ़र, जिसको 1500 की पेंशन पर भेज दिया था, उसको दोबारा से रूलर बनाया गया। और इसकी मौत होने के बाद इसका जो माइनर सन, एक मतलब 18 साल से कम उम्र का एक लड़का था जिसका नाम था नाजिमुद्दौला, नाजिमुद्दौला को शासक बनाया गया। तो मीर कासिम को हटाया गया, मीर जाफ़र को लाए, और मीर जाफ़र के मर जाने के बाद नाजिमुद्दौला जो है बंगाल का शासक बना। मीर कासिम को और शाह आलम और अवध के नवाब की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद अंग्रेज़ों के पास ये बहुत अच्छा मौका था कि मुग़ल शासक और अवध से भी कुछ ना कुछ प्राप्त कर लिया जाए। तो और इस युद्ध के बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है हिस्ट्री का, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत बहुत सारी परमिशंस जो है अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की ट्रीटी में कौन कौन से प्रोविजंस थे, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो थी वो 2 लोगों से की गई। अंग्रेज़ों ने 2 लोगों से, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 लोगों से ये ट्रीटी की। पहला था मुग़ल शासक शाह आलम II, और दूसरा था नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। इन दोनों से क्या क्या ट्रीटी की, इसको जानना थोड़ा ज़रूरी है। कौन कौन सी ट्रीटी इनसे की थी,
तो पहले बात करते हैं शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला से कौन सी ट्रीटी की थी? शुजाउद्दौला से ट्रीटी में क्या क्या प्रोविज़न किए थे? तो सबसे पहला जो कारा जगह थी, कारा या इसको कड़ा भी बोलते हैं, ये फैसला किया गया कि जो शुजाउद्दौला है वो कड़ा किसको सौंप देगा? शाह आलम टू को, यानी मुग़ल एम्परर को कड़ा वापस मिलेगा। दूसरा, शुजाउद्दौला 50 लाख रुपए देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कि उसके युद्ध लड़ने में खर्च हुए हैं या नुकसान हुआ है। और तीसरा है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह को इंडिपेंडेंट रूलर बना देगा। बलवंत सिंह कहाँ का रूलर था? तो ही वॉज द जमींदार ऑफ बनारस। यह बनारस का जमींदार था, बलवंत राय। तो इस फैसला किया गया कि इसको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। इतनी चीज़ें शुजाउद्दौला से की गई। दूसरी तरफ शाह आलम से क्या किया गया? शाह आलम से कौन से प्रोविजंस रखे गए? सबसे पहला प्रोविजंस था कि इसको जो है इलाहाबाद में रहना होगा, इलाहाबाद में इसको ठहरना होगा, इलाहाबाद में ही रहेगा ऑन द ग्रेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, शाह आलम ने दीवानी, 3 जगहों की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी और इसके बदले में अंग्रेज़ों ने 26 लाख पर ईयर देने का जो है वादा किया। इसके अलावा शाह आलम ने, तीसरा जो प्रोविज़न है, शाह आलम ने 53 लाख रुपए, 53 लैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए एज ए वार लॉस। फाइनली जो मीर कासिम था उसका क्या किया गया? मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया गया और मीर कासिम फाइनली एक भगौड़े की तरह उसने जीवन बिताया। बाकी मीर कासिम एक भगौड़े की तरह जीवन बताया और 1777 ईस्वी में वो कहीं मारा गया, गुमनाम होकर डाइट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर में, कि ब्रिटिश लोगों ने जो अपना एक्सपेंड किया, बंगाल तक अपना शासन एक्सपेंड किया। और ऐसा माना जा सकता है, ऐसा माना जाता है बल्कि कि 1757 का जो युद्ध था वो एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग फाइनल एक ऐसा बैटल था जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः सत्ता प्राप्त हो गई बंगाल की। क्योंकि इसके बाद आने वाले जो शासक थे, जिनमें मीर जाफ़र दोबारा से आया, सिराजुद्दौला के बाद मीर कासिम, मीर जाफ़र, नाजिमुद्दौला, ये सब कठपुतली थे अंग्रेज़ों के हाथ की। ये सिर्फ एज ए नाम मात्र के रूलर थे। जो जनरल पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो लगभग अंग्रेज़ों के हाथ में था। दूसरा, इन्होंने कोर्ट में रेजिडेंट रख दिया था अपना, ताकि जो जितनी भी गतिविधियाँ हैं कोर्ट की जो गतिविधियाँ हैं वो अंग्रेज़ों तक पहुँचती रहे और पहले से पहले ही चीज़ों को दमन किया जा सके किसी भी विरोध का।